सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है कृष्णा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। पर कार्यक्रम के आरंभ से पहले मैं बताता हूं मनुस्मृति की बात। और आज के मनुस्मृति की बात में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसमें से सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ धर्म, सिर्फ और सिर्फ यज्ञ, सिर्फ और सिर्फ सत्य और सिर्फ अनुष्ठान था। पर उसके बाद विभिन्न युगों में एक एक चरण क्रमशः, सतयुग के बाद त्रेता में एक चरण, द्वापर में एक चरण और कलयुग में एक चरण, नष्ट प्राय होते होते धर्म का एक हिस्सा बच जाता है। कलयुग में आते आते सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 400 वर्ष जीता था। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 400 वर्ष जीता था। और श्रेष्ठ पुरुषों की तो बात ही नहीं है, वो तो कई सौ नहीं कई हजार वर्ष जीते थे। और उनके पास भविष्य देखने की अद्भुत और सामान्य ही नहीं सामान्य क्षमता थी। मतलब यह सामान्य बात होती थी कि कोई भी व्यक्ति आसानी से आने वाले 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष के बाद की बात देख सके और जान सके। पर यह योग्यता कलयुग के प्राणियों में बड़ा कम है और कुछ सिद्ध विषयों के पास ही है, जैसे ज्योतिष शास्त्र के पास। वो भी एक लेवल तक ही है कि आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा संभव है कि ये हो जाए, और ऐसा है। अब आइए आपको मैं विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले ये कुंडली मिथुन लग्न की बनी है। मिथुन लग्न द्विस्वाभाविक लग्न होता है। वायु तत्व का ये लग्न है। शीर्षोदयी राशि है। ये तीनों हैं क्या? मैंने क्या बोल दिया? अब इसको समझाता हूं। शीर्षोदयी मतलब शीर्ष से उदय होने वाली राशियां जिसके सफलता के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। धनु राशि पृष्ठोदय राशि है, मतलब उसका उदय पीठ की तरफ से होता है। और पृष्ठोदय राशियों में जो सफलता की दर होती है वो थोड़ी कम होती है। शीर्षोदय राशियों में सफलता की दर और मायने अधिक होते हैं। राशि की दिशा पश्चिम है, मतलब अगर व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ धन कमाने निकले तो बहुत अच्छा धन कमा सकता है। मैंने उसके बाद बात कही थी कि ये वायु तत्व का लग्न है। वायु तत्व का लग्न मतलब एक ऐसा लग्न जो तुरंत ही व्यक्ति को सफलता के शिखर पे ले जाकर के खड़ा कर देता है। और इनके पास जितनी चीजें दिखती हैं, ये जितना अंबार लगाते हैं, वस्तुतः वो उसका सुख भोगते हैं और फिर भी हीन भावना से ग्रसित होते हैं। इनका आत्मबल कमजोर होता है। ये थोड़े डरते भी हैं, डरपोक भी होते हैं और बिना किसी दूसरे के सहारे इनका चलना थोड़ा कठिन होता है। ये हमेशा ही भौतिकीय संसाधनों से अपने आप को बांध करके रखना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा इनके अंदर कूट कूट करके भरी होती है और लोगों को दिखाने का प्रक्रम हमेशा ही इनके पास चलता रहता है। यह मिथुन लग्न द्विस्वाभाविक लग्न है। इसका अर्थ क्या है? मैंने एक कार्यक्रम में बताई थी बात। चंद्रमा अगर द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण करते हो या लग्न अगर द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण करता हो या लग्न में अगर 3, 6, 9 और 12 बने हो, विभिन्न राशियां बनी हो, और ये द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं 3, 6, 9 और 12। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति दानी होता है। उसको कभी भी किसी के द्वारा दी गई चीज अच्छी नहीं लगती है। वो अपने हिसाब से अपना धन इकट्ठा करना चाहता है। पुरुषार्थी होता है, विलक्षण होता है, चालाक होता है, चपल होता है, चंचल होता है, बुद्धिमान होता है और समझदार होने के साथ साथ गुणी होता है। वो नष्ट प्राय नहीं होना चाहता और अपने आने वाली संततियों के बारे में बहुत ही विचार करता है और उनके लिए धन इकट्ठा करना चाहता है। गृहस्थ जीवन में खूब धन कमाने की अपेक्षा होती है और वो धन कमाता भी है, पर वस्तुतः एक अवस्था में आने के बाद वो प्रायः लाचार और हीन हो जाता है। चाहे जितनी भी मेहनत करे उसे उतनी चीज नहीं मिलती है जितनी उसको मिलनी चाहिए। ये द्विस्वाभाविक लग्न के होने के कारण और लग्न में द्विस्वाभाविक राशि बने होने के कारण व्यक्ति चरित्रवान होता है और थोड़ा कम भी होता है। ये इतनी सी बात है। अब आइए आपको मैं इनकी कुंडली पे गंभीरता से लेके आता हूं। ये बात मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं इनकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूं।
ये कुंडली मुझे मिली है बालासोर उड़ीसा से, और ये कुंडली बनी है दक्षिणायन की। इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर ना हो। दक्षिणायन में चंद्रमा बली होते हैं, इस वजह से। हालांकि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है और इस भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा इनको सामान्य आयु और सामान्य समस्याओं से सामान्यतया लड़ने की ताकत देगा। अगर इस भाव का अधिपति मंगल इन्हें नहीं देखता और गुरु की दृष्टि यहां नहीं पड़ती तो व्यक्ति अपने दिव्य ज्ञान का अलौकिक प्रयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण उसको कई बार उसकी समस्याओं में पड़ते हुए देखा जा सकता था। अवस्थागत शनि की स्थिति राहु के साथ व्यक्ति को बहुत ज्यादा विचारों में और गंभीर चिंतन में और सोचने के लिए, निद्रा में और कई बार बेवजह की बातों में, फिजूल की बातों में ऊर्जा का गमनागमन होता रहता है। विवेक शून्य नहीं होगा, गुरु उच्च के हैं, विवेकवान होगा। सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं, इस वजह से दाम्पत्य को निभाने से पहले और बनाने से पहले, दाम्पत्य के सूत्र में बंधने से पहले 12वें भाव के मंगल और उस पर राहु की दृष्टि, चंद्र कुंडली से भी मंगलिक, 12वें भाव से मंगलिक और राहु की दृष्टि के कारण व्यक्ति मंगलिक है तो कुंडली बिना मिलाए विवाह नहीं करना चाहिए। नवांश कुंडली में भी मंगल 12 में है राहु के संग, इस वजह से ये देखो दिल टूटा हुआ है ये दिल टूटने का ये एक ऐसे बन गया, तो दिल ना टूटे ऐसा भी है। और चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं तो सैया सुख का प्रभाव कमजोर ना हो, तो एक दूसरा दिल ना उसमें जुड़ जाए। तो विवाह के बाद कम से कम किसी से भी दिल लगाने की कोशिश ना करिएगा। और यहाँ गुरु स्वग्रही होकर के बैठे हैं, जिसपे कि उच्च के सूर्य बैठे हैं। धन भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें हैं और 12वें के अधिपति स्वग्रही हैं। बाहर जाना, बड़े और ऊंचे लोगों से संपर्क बनाना, समाज के लिए कुछ करना और काफी लंबे चौड़े ख्वाब देखने की शक्ति व्यक्ति के पास होती है। पत्नी चरित्रवान आएंगी, आप अपने चरित्र का ख्याल रखिएगा। सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पीछे हैं, आर्थिक विपन्नता नहीं होगी और साथ ही साथ व्यक्ति की पत्नी उसके शत्रुओं से उसकी सुरक्षा करने वाली होती है। सप्तम भाव के अधिपति बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि और द्वितीय भाव पे गुरु की दृष्टि जातक के दाम्पत्य को बहुत ज्यादा सुदृढ़, मजबूत और श्रेष्ठ बनाने के लिए काफी होगा। चतुर्थ भाव पे गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी और यहाँ के अधिपति 6वें में बैठेंगे, ऐसी अवस्था और गुरु का प्रभाव व्यक्ति के घर में कलह का वातावरण नहीं होगा। पत्नी सत्य बोलने वाली होंगी, निष्क्रिय नहीं रहेंगी, एक्टिव होंगी, थोड़ी बहुत चिंता में रहने वाली होंगी। लग्न के अधिपति का सप्तम में बैठ करके वापस लग्न को देखना, लग्न को बलवान। चंद्रमा पे अगर गुरु और मंगल की दृष्टि नहीं होती तो चंद्रमा हीन बली हो जाते, कमजोर हो जाते, लेकिन दक्षिणायन में जन्मे हैं। कृष्ण पक्ष के अमावस्या का चंद्रमा व्यक्ति को शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर, आर्थिक रूप से भी थोड़ी कमजोरी, वैमनस्व का भाव, बेवजह की बातों में पड़े रहना, थोड़ा आलस्य, प्रमाद, क्रोध, अनियंत्रित होकर के किसी भी निर्णय में जाना, अनिर्णय की स्थिति में जाना, अपने विवेक का सही इस्तेमाल कई बार न कर पाना और कई बार गड़बड़ छाला करने वाला बना देता है। चंद्रमा 6वें भाव में व्यक्ति को साहसी, बुद्धिमान और योग्यता रखने के बावजूद भी कई बार अपने आप पे संदेह कर लेने वाला भी बनाएंगे। हालांकि ये बात थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि गुरु और मंगल का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। राहु और मंगल दोनों गुरु और मंगल दोनों राहु से प्रभावित हो रहे हैं, इस वजह से सत्य बोलने की आदत हमेशा बना करके रखिएगा। गलत ऊर्जा का गलत तरीके से, गलत जगह पे, गलत समय पे उपयोग मत करिएगा। सही तरीके से सही ऊर्जा का नियमन हो तो राहु और मंगल का प्रभाव गड़बड़ नहीं करेगा। झगड़ा वगैरह मत करिएगा, ऋण वगैरह किसी को मत दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जितनी ज्यादा आवश्यकता है उतने ही ज्यादा खर्च की स्थिति बने। बहुत ज्यादा अपने आपे से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन भाव के अधिपति चंद्रमा नीच के हैं, यह दारिद्र दोष होता है और उस पे मंगल की दृष्टि संपूर्णतया नीच भंग नहीं होगा। हालांकि बुध और शुक्र का प्रभाव यहाँ पे कई बार आपकी पत्नी के आने के बाद आपके दाम्पत्य को और भी ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाएगा। इस कुंडली के लिए 5 अंक बहुत अच्छा होगा। पराक्रमेश जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं और वो 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, इस वजह से आपको अपनी प्रवृत्ति पे और अपने व्यक्तित्व को और भी ज्यादा समादरणीय बनाने के लिए उस पर काम करने की आवश्यकता होगी और उसको और भी ज्यादा निश्चलता से प्रिपरेशन की भी आवश्यकता है। जितना ज्यादा हो सके उसको और भी ज्यादा गंभीर बनाएं, उस पर और भी ज्यादा काम करें, उसको और भी ज्यादा नर्चर करने की आवश्यकता है और निस्संदेह
उस पर थोड़ा ध्यान देने की बारी भी होगी। चतुर्थ भाव अपने भाव से 4 घर आगे, दाम्पत्य का सुख, माता का सुख बहुत अच्छा है, माता थोड़ी बीमार रहेंगी। आपका जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या को दिन रविवार में हुआ है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र ज्येष्ठा का है। इसके कारण कई बार आपको बेवजह की बातों में उलझने में देखा जाता है, आपका काम आरंभ में रुकता है। भाग्योदय भी इस कुंडली में थोड़े विलंब से होने की आवश्यकता है। वैसे भाग्य भाव के अधिपति स्वग्रही होकर के अपनी राशि में बैठे हैं, आयु देंगे पर आयु के अंतिम में कष्ट भी होने की स्थिति बनती है। चतुर्थ भाव के अधिपति सप्तम में बैठे हैं, 12वें के अधिपति के साथ, पंचम भाव के अधिपति के साथ चतुर्थ और पंचम का योग, यहां केंद्र त्रिकोण का योग लगाएगा। शुक्र विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो जन्म कुंडली में 12वें भाव का फल करेंगे। हालांकि जब जन्म कुंडली में मैंने ये बात बताई थी कि कोई भी ग्रह जब 12वें भाव का अधिपति हो जाता है और अगर वो 2 भावों का अधिपति हो, जैसे शुक्र यहां के भी अधिपति हैं, तो वो 12वें भाव से स्वतंत्र होकर के पंचम भाव का फल करेगा। यानी कि वो शुक्र अब इस बात पर निर्भर करेंगे कि बैठे कहां हैं और अधिपति कहां के हैं। तो यहां के अधिपति के हिसाब से उनका प्रभाव थोड़ा कम होगा। पंचम भाव यानी कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, गौरव, गोत्र आदि का व्यक्ति ख्याल रखने वाला होता है, धार्मिक होता है, पुरुषार्थी होता है, मेहनती होने के साथ साथ वो ऐश्वर्य का भोग करने वाला भी होता है। हालांकि आपकी कुंडली में बुध अस्त नहीं है, डिग्री में वो 16 के हैं, सूर्य 0 डिग्री के हैं, आत्मबल की आवश्यकता है और दक्षिणायन के होने से भी सूर्य को कमजोरी पन में देखा जाता है। मंगल 12वें, सूर्य मृतप्रायः, शुक्र और बुध के साथ बैठे हैं, इस वजह से बाबू रे मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने आप पे बल लगाने की आवश्यकता है, सूर्य को अर्घ देने की आवश्यकता होगी, रविवार को नमक बंद करने की आवश्यकता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने की आवश्यकता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की आवश्यकता है, आदि आदि कृत्य जितना ज्यादा हो सके करेंगे, उतना ही इस पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य को बल मिलेगा। अपने भाव से 5 घर आगे बैठे हैं, बहुत अच्छा होगा। अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं, अपने भाव से 3 घर आगे बैठे हैं, शुभ ग्रह होकर के थोड़ा कमजोर शुक्र पंचम भाव का परिणाम करेंगे। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में शुक्र और बुध अस्त नहीं है। 7वें भाव की स्थिति, 6वें भाव के अधिपति इसको देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दुश्मनों से लड़ने की ताकत, विवेक का इस्तेमाल, गलत समय पे या विपरीत समय पे कैसे बुद्धि का इस्तेमाल करना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप उसका सही तरीके से अगर समायोजन करेंगे तो निस्संदेह आप जीवन के किसी भी समस्या से निकल जाएंगे। हालांकि एक बात बहुत अद्भुत है कि आपने अपनी कुंडली के 6वें भाव में चंद्रमा को बिठाया है। परमात्मा की कृपा से अगर आपके पास अगर कलाओं का ज्ञान हो जाए, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का ज्ञान हो जाए, दुश्मन को कैसे समझना है, जैसे भगवान कृष्ण ये नीच के हैं आपकी कुंडली में, अब उन पे गुरु की दृष्टि है जो वामन अवतार है, उस पे मंगल की दृष्टि है जो साक्षात हमारी कुंडली के नृसिंह अवतार होते हैं। तो भगवान कृष्ण के ऊपर वामन भगवान का प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ नृसिंह भगवान का अवतार पड़ा या उनका भी प्रभाव पड़ा। अब सोच के देखिए कि भगवान कृष्ण के ऊपर जब इन दोनों का एक ज्ञान से परिपूर्ण है और एक पराक्रम और अपने क्रूरता या सौम्यता से क्रूर भी है और सौम्य भी है, भगवान नृसिंह का अवतार, और वो दरअसल भगवान का ऐसा अवतार है जो तुरंत ही निर्णय कर देता है, उसी समय तत्काल। नृसिंह भगवान का अवतार, भगवान ने कैसे हिरण्यकशिपु को मारा था, तुरंत ही दे दिया था, लो फाड़ दिया। तो ऐसे ही आपकी कुंडली में ये मंगल है, तो जब कभी भी अगर आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत ही निर्णय लेने में दिक्कत होती है, तो इस चीज को कैसे बल देना है इस बात का भी ध्यान रखना होगा। 7वां भाव ठीक है, गड़बड़ नहीं है, मंगल की यहां पे दृष्टि है पर वो खराब नहीं है। इस कुंडली के लिए लाभ भाव के अधिपति होने के साथ साथ बहुत अच्छे भाव के तो अधिपति नहीं होते हैं। मंगल इस कुंडली में लालची बनाते हैं और कई बार व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करते हैं उसके पराक्रम का परिणाम नहीं मिलने के कारण। मतलब अगर आपको विलंब से परिणाम मिल रहा है तो बजरंग बली की पूजा करने की आवश्यकता है। भगवान के प्रति आभार व्यक्त करिए कि हे परमात्मा, आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए योग्य तो मैं कभी भी नहीं था, आपको जो मिला है ना, बस इतनी बात समझ लीजिए। मैं सभी लोगों से बात करता हूं, आप बस इतनी बात याद रख लीजिए कि हम लोगों के जितने पाप हैं, हम लोगों के जितने कृत्य हैं, उसके आधार पर तो भगवान हमें कुछ भी ना दे। आपने भगवान को एक पल भी याद नहीं किया पर भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो क्या उनका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने उनको एक बार भी उनके प्रति अपने जीवन का आभार नहीं दिया, फिर भी वो हमारे रहने, खाने, सोने आदि आदि का प्रबंध कर रखा है। तो सोच के देखिए कि वो कितने बड़े दयालु हैं कि
इतना पापी होने के बावजूद भी हम लोगों पर उनकी कृपा दृष्टि निरंतर बरस रही है। एक बार अगर जो हटक ले तो तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाए, है कि नहीं बात? तुरंत हवाएं बंद हो जाए, नदियों का जल सूख जाए, कली का खिलना बंद हो जाए, अनाज उत्पन्न ही ना हो। आप रोप के देखिए, उसने अपनी शक्ति का आधान अगर नहीं किया होता तो धान की फसल होती ही नहीं। तो कौन सा वैज्ञानिक आपसे क्या करवा लेगा? विचार करो, है उनके पास दम? नहीं। फिर आपका विज्ञान बोलेगा, उसका ऑप्शन ढूंढेगा, ये करो, ये कोई दवाई खा लो जिससे आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी तो बीमार पड़ेंगे। तो आपको एक न एक दिन तो प्रकृति की शरणागति धारण करनी ही होगी। इस वजह से उसकी सुरक्षा भी आवश्यक है, जल का संरक्षण आवश्यक है। तो हम लोग पता नहीं किन किन चीजों के चक्कर में पड़े हैं, पर वस्तुतः जो हमारी मूल चीज है, हमारे धरती के अंदर बसा जल, वायु का स्वच्छ होना, मिट्टी का साफ होना, मिट्टी भी स्वच्छ हो, प्रदूषित न हो, इन सब चीजों पे भी तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम बार बार किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा ही अपने परमात्मा के प्रति उनका आभार व्यक्त करते रहना चाहिए कि भगवान आपने जो दिया है ना, उसके योग्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं था, पर आप कितने अनुग्रही हो कि आपका अनुग्रह हमें मिलता जा रहा है और हम उसका उपभोग कर रहे हैं। आपके ही धरती को हमने कितना ही उजाड़ बना दिया ना, कंक्रीट के जंगल फैला दिए, नदियों का जल अपवित्र कर डाला, गंगा जी को अपवित्र कर डाला, यमुना गायब हो गई, सरस्वती दिखती नहीं है। तो ये सब हमारे ही करामात है। 8वें भाव की स्थिति ठीक है, इस वजह से आपको ज्योतिष में रुचि रहेगी, आपकी गंभीरता बड़ी अच्छी है, गंभीरता से धन कमाएंगे। इस कुंडली का धन भाव ठीक है, पर झूठ बोल करके धन कमाने की स्थिति भी आपकी कुंडली में बन रही है। पंचम भाव आपकी कुंडली में ठीक बैठा हुआ है, मंगल से दृष्ट है, पंचम और एकादशवें का योग बना हुआ है। लाभ भाव के अधिपति मंगल अगर 12वें भाव में नहीं बैठे होते, राहु से दृष्ट नहीं होते, चंद्रमा से दृष्ट नहीं होते, तो आपको और भी ज्यादा परेशानी मिल सकती थी। धन भाव के अधिपति का 6वें में जाना, इसे निःस्वयोग कहते हैं। कोशिश करिए जितना ज्यादा हो सके अपने आप को और भी ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित रूप से ये मंगल और चंद्रमा का योग बहुत अच्छा है। शुक्र का उच्च का होना आपके करियर को बहुत ज्यादा बिल्डअप करेगा। और यहाँ पे धन भाव में सूर्य का बैठना, जो दशम भाव के अधिपति हैं, यहाँ भी गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में अच्छा बना हुआ था, जिनकी दृष्टि यहाँ पे थी, जो आपके करियर को बल देने वाली थी। तो ये कुंडली में ये जो स्थिति है, यहाँ पे व्यक्ति को किसी भी देश के सरकार से बाहर जाकर के काम करने से, और यहाँ पे भी आपको कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं। हाँ, ये कुंडली कृष्ण पक्ष के अमावस्या की है, इस वजह से इसको बल देने की आवश्यकता हमेशा ही पड़ेगी। और जितना ज्यादा हो सके मन को मजबूत रखिए, डिप्रेशन में मत जाइए, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को मत सुना करिए, खुद की सुनिए। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं, बाद में 3 दिन के बाद फिर वहीं के वहीं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, क्योंकि उन लोगों का तो काम हो जाता है, उनके तो ऑडिटोरियम बुक हो जाते हैं, पर वस्तुतः आपकी जेबें खाली हो जाती हैं। और वस्तुतः जब आप कितने भी सुन लो, पर काम आपका अपना ही ज्ञान आता है, उस समय उसके कोई भी बात का कोई भी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो वो सिर्फ वो एक व्यवसाय है जिसको आप लोग चला रहे हैं और आप ही के बल पे वो फल फूल रहा है, पर वस्तुतः आपके द्वारा निरंतर अर्जित ज्ञान ही आपके काम आता है। ये बात हमेशा याद रखिए। यूट्यूब के ज्ञान और जो पीडीएफ फॉर्मेट के ज्ञान है वो भूल जाते हैं। वस्तुतः ग्रंथों का ज्ञान जो आपके पास पुस्तक के रूप में विराजमान है, वो कभी भी आपसे नष्टप्राय नहीं होता है। तो हमें मूलतया मूल पे ही रहने की आवश्यकता है। तो आप लोग अपने विज्ञान की अभिवृद्धि करने के लिए भारतीय ग्रंथों को खरीदिए, गीता प्रेस की दुकानों से और उनके प्रेस से किताबें खरीदिए, चौखंबा पब्लिकेशन की किताबें खरीदिए और उन्हें पढ़िए, उन्हें वक्त दीजिए। जितनी देर आप रील देखते जाते हैं, ठुमुक 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 ठुमुक, उसका कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ठुमुक ठुमुक का कोई अर्थ नहीं है। उसके व्यूज बढ़े और आपको क्या मिला? तो उसमें उलझिए मत, उसमें फंसिए मत, उससे बाहर निकल करके ग्रंथों की शरणागति धारण करिए। मैं ये बात हर बार कहता हूं, हमारे भारतीय ग्रंथ बड़े ही अनमोल हैं और जिनमें पता नहीं कितने ज्ञान के अंबार भरे पड़े हैं, पर हमारी आवश्यकता वहां से शिफ्ट करके यहां पर आने की है। मतलब हमने किताबों से उठ करके अपने आप को इंटरनेट पे शिफ्ट कर दिया है, पर वापस आप एक दिन वहीं जाओगे। ये बात भी सत्य है, ये इतनी सी बात है। शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं, आयु दे रहे हैं।
शनि का प्रभाव यहां के लिए बहुत अच्छा होगा, करियर को ठीक रखेगा, सामान्य है पर फिर भी ठीक है। शनि की दृष्टि यहां के लिए बहुत अच्छी होगी, हालांकि वहां पे शत्रु की दृष्टि है। चंद्रमा अगर इस भाव से पंचमस्थ नहीं बैठे होते तो और भी खराब हो जाता, हालांकि तृतीय आ जाते तो भी ठीक होता, यहां बैठ जाते तो भी ठीक होता, यहां बैठ जाते, यहां बैठ जाते, यहां बैठ जाते, यहां बैठ जाते तो भी ठीक होता, पर हालांकि यहां पे बैठे हैं, इस वजह से थोड़ा सा दारिद्र दोष भी लगा रहे हैं, देने के लिए बिल्कुल भी ये कुंडली नहीं बनी है। सूर्य और चंद्रमा में से आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है ना, इस वजह से आपका काम थोड़ा रुकता है। तो कभी कभी अगर हो सके, अब पता नहीं आपकी कुंडली में तो जो चंद्रमा की स्थिति देख रहा हूं उसमें ये गड़बड़ ही है, और कई बार आपके प्रतिबिंब को कमजोर कर रहा है। और चंद्रमा के ऊपर गुरु मंगल का प्रभाव है, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, धर्म को समझने की ताकत आपके पास है। गुरु की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी रहेगी, शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी रहेगी, बुध की दशा इस कुंडली के लिए अच्छी रहेगी, और शनि की दशा मिथुन लग्न की कुंडली के लिए अच्छी रहेगी। अष्टम भाव का दोष उन्हें लगेगा और ग्रह अष्टम भाव का ही फल भी करेगा, हालांकि वहां पे भाग्य भाव का भी बल आपको मिलता रहेगा। यह आपकी कुंडली है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पर पुष्य, पूर्वाषाढ़ा, अश्विनी और मृगशिरा, उत्तराषाढ़ा, ये सब नक्षत्र आपकी कुंडली के लिए अच्छे रहेंगे। दिन बुधवार का बहुत अच्छा है, दिशा पश्चिम बहुत अच्छी है, राशियां कुंभ और तुला बहुत अच्छी हैं। बच के रहना चाहिए मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर वालों से। और आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न को देखना, धन के अधिपति का यहां देखना, यह थोड़ा गड़बड़ है। तृतीय भाव के अधिपति का ठीक होना, चतुर्थ भाव के अधिपति का ठीक होना, पंचम भाव के अधिपति का ठीक होना, छठवें भाव के अधिपति का छठवें को देखना ठीक है, सातवें भाव के अधिपति का उच्च का होना ठीक है, पर अष्टम में गए हैं, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी। विवाह मिलाकर के करिएगा। विवाह के लिए धनु और वृश्चिक, इसके अतिरिक्त कर्क राशि की जातिकाएं बिल्कुल अच्छी रहेंगी। विवाह के लिए दिशा पश्चिम बहुत अच्छा रहे, उत्तर भी ठीक हो सकता है। ये आपकी कुंडली में अंक बन रहे। 12वें भाव से भी स्थिति, 12वें भाव पे राहु मंगल का प्रभाव है, इस वजह से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ये बात भी मैं कह देता हूं। कर्म क्षेत्र आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है, उस पर चिंता करने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है, बस ये इतनी सी बात है। बाकी के वर्ग चार्ट में आपकी कुंडली में मैं जो बात कहूं उसमें आपका भाग्य आपके साथ है, और आपका सुख आपके पास है, आपका ऐश्वर्य आपके पास है, और आपका व्यापार आपके पास है। अगर चाहें तो खुद का व्यापार भी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये कुंडली व्यापारिक ही है, ये कुंडली नौकरी वाली थोड़ी कम है। और मैं लिख करके ये दावे के साथ कह सकता हूं कि व्यक्ति को नौकरी से ज्यादा व्यापार में फायदा होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में माता का सुख और पिता का सुख, ये दोनों ही अच्छा है। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। संतति का सुख आपकी कुंडली में निस्संदेह होगा, और एक संतति होने का योग देख रहा हूं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में विद्या कई जगह से अर्जित करेंगे, अनुशासित हैं और काम में मन भी लगता है। हालांकि आपकी कुंडली में चंद्रमा पापग्रह होकर के विराज रहे हैं, इस वजह से कोशिश करिए कि उनको बल दिया जाए। भगवान शिव की जो मूर्ति होती है शिवलिंग पे, अगर हो सके तो सफेद पुष्प और दूध अर्पित किया करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में उपासना वगैरह का योग बहुत अच्छा देख रहा हूं, पर यह कुंडली थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ेगी। अब आगे और भी बता दूं तो आपकी कुंडली में जो होरा कुंडली बनी है उसके आधार पर सूर्य, गुरु, चंद्रमा और शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में धनदायक है, पर मेहनत के बाद। बाकी शनि, बुध, राहु और मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है, और ये कम से कम आपको ठीक रखेंगे। आपकी कुंडली में धन भाव मजबूत है, चतुर्थ भाव ठीक है, पंचम भाव भी ठीक बन रहा है, आठवां भाव भी ठीक बना है। सप्तम भाव सूर्य, बुध, शुक्र के कारण थोड़ा गड़बड़ होगा। एकादशवां भाव भी ठीक बना है क्योंकि धन भाव का योग लग रहा है, और 10वां भाव भी आपकी कुंडली में ठीक बना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इतने भाव कम से कम ठीक बने हैं। ये द्विस्वाभाविक राशि है, निश्चित रूप से सफल हो जाएगी। अब क्या बात है, भवन, भूमि, वाहन का अगर कभी भी इसमें कोई काम करना होगा तो गुरु, शुक्र की दशा बहुत अच्छी रहेगी। बुध की भी दशा लाभदायक हो सकती है। कोई भी काम करने के लिए आप मंगल और बुध की दशा के साथ साथ शुक्र की दशा को देख सकते हैं। ट्रांसफर वगैरह अगर कभी भी करना हो तो राहु, शुक्र, मंगल और केतु को देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर कभी भी चल अचल संपत्ति का खर्च करना हो तो माता जी के नाम पे करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और उसके अतिरिक्त अपने दूसरी संतति के ऊपर से भी करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।